हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो यहाँ अब दिया गया आपका इसका लास्ट टॉपिक है। क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंध दिए गए हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या संबंध दिया गया है अब हम लोग देखेंगे। इस पे आपके दो फार्मूले हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। पहला, डेल टी बी इक्वल टू, पहला दिया गया है। अब देखो यहाँ दिया गया आपको दो फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तीन फार्मूले हैं, लेकिन ये इसी के रूप में दिया गया है। जो अगर डेल टी भी पूछा जाए आपसे तो ये लगाइएगा, यमोन पूछा जाएगा तो ये लगेगा, के भी पूछा जाएगा तो यम आप जाने कैपिटल यहाँ। ये आर जो दिया गया गैस का स्थिरांक होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 2 केल्विन। ठीक है, केल्विन कह रहे वो कैलोरी, 2 कैलोरी के रूप में, 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन के रूप में रहता है गैस स्थिरांक। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिया गया है। ये आप तीनों लिख लीजिए फार्मूला, ये तीनों आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, और इसमें जो चीज आपको समझ की, जैसे ये दिया गया है टी नॉट बी के रूप में दिया गया है, इसको कहा जाता है विलायक का क्वथनांक। ठीक, ये आपका विलायक का क्वथनांक के रूप में बताया गया। ये तीसरा फार्मूला, तीसरा क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा फार्मूला, कहाँ डेल्टा एच, हाँ ये तो सब दिया रहेगा। अगर मान लीजिए एच खुद ही हीट टेम्परेचर के रूप में दिया गया डिग्री सेल्सियस के, या केल्विन में दिया जाएगा, तो उसमें आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम लोग उसमें जोड़े थे पीबी इक्वल टू एनआरटी वाले में। तो ये चारों फॉर्मूले पहले लिख लीजिए, फिर इसका हम डेरिवेटिव वो करा रहे हैं, इसके नाम को लिखा रहे हैं। ये थोड़ा मतलब पेचीदा है, इसमें आपको टी का जो वैल्यू यहाँ दिया गया है इसको जोड़ना पड़ेगा 273 प्लस, उस तरीके से तो बनकर तैयार होगा। तो इसको अभी हम लिखा रहे हैं। ये पूरा लिखो, तो इसको फिर से बता रहे हैं। अरे ये ऐसे है, 2 मल्टीप्लाई टी बी स्क्वायर अपॉन एल यू इंटू 1000। गुप्त उष्मा ऐसी चीज होती है, इसको कहा जाता है छुपी हुई उष्मा। जैसे आपने रोटी बनाया होगा, तो अगर रोटी हाथ पे फूट जाए तो उसमें बहुत जलन होती है, उतना जलन करती है उतना, मतलब आप खुद अगर आग से जल जाए तो उतना जलन नहीं होगी। वो भाप ही गुप्त उष्मा है, वो छुपी हुई उष्मा रहती है। और कोई चीज छुपा हुआ रहे, आपके वार करे तो बहुत खतरनाक वार करेगा। तो वो आपका, ये आपका चौथा फार्मूला, ये आपका पांचवा फार्मूला अब यहाँ पे खत्म होता है आपका। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, कि हिमांक में अवनमन किस तरीके से कार्य करता है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे, जिसमें हम लोग समझे थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि किस तरीके से क्वथनांक में उन्नयन कार्य करता है। उसी तरीके से आज हम लोग समझेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में। ठीक है, कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आप लोग अब समझ गए होंगे हिमांक दिया गया है, इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की जाएगी। यानी ऐसी अवस्था जहां पे चीजें क्या हो जाए, फ्रिज हो जाए, बर्फ की तरीके से जम जाए, एक तरीके से फ्रीज हो जाए।
तो यहाँ सबसे पहले बताया क्या गया है, तो सबसे पहले नहीं जानेंगे कि आपको पता भी होगा कि जब कोई भी चीज है अगर उसको फ्रीज करना है तो उसके टेम्परेचर से हमें बहुत ही नीचे टेम्परेचर पर, मतलब उसके जो टेम्परेचर सामान्य अवस्था में उससे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बताया था हिमांक में अवनमन के बारे में कि ये व्यवस्था तब होती है जैसे हर एक चीज की फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको हम बताते हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसको कहा था लिक्विड नाइट्रोजन। आपने सुना होगा इसके बारे में। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा ठंडी वस्तु एक तरीके से वो है, गैस के रूप में कहिए चाहे सॉलिड के रूप में कहिए या लिक्विड के रूप में कहिए, जैसे आप समझिए। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन नाम से पता चल रहा है कि लिक्विड होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा ठोस अवस्था में भी रहता है लिक्विड नाइट्रोजन। ये एक तरीके का ऐसा बर्फ है जो, मतलब आपको कैसे बता दें इसको, आप समझेंगे कि जैसे कहीं मंडप मंडप सजाया जाता है तो बगल से एक धुआं निकलता रहता है, आपने देखा होगा मटके में से, वो लिक्विड नाइट्रोजन इसमें रखा जाता है। और वो क्या होता है, वाष्पीकृत की इतनी ज्यादा गर्मी जैसे उसको रखा जाएगा तो अपने आप धुआं निकलना शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक, तो ये व्यवस्था होती है। और लिक्विड नाइट्रोजन एक मतलब ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उपयोग आपने देखा होगा रील पे या टीवी पे देखा होगा कि कुछ वहां के लोग, कहाँ के ईरान उरान के लोग आइसक्रीम देते हैं एक साथ ही, पूरे चमचे पूरा आइसक्रीम निकाल लेंगे और उसी को एक कोन पर ही पूरी आइसक्रीम रख देंगे, फिर उठा के अंदर रख लेंगे, सबने देखा होगा। वो और गिरता नहीं है जल्दी, वो सारा कमाल लिक्विड नाइट्रोजन का रहता है। क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है एक बार चिपक, मतलब जैसा आपने देखा होगा कि जो बर्फ होती है जो आपको एक बार चिपक जाए इस पर, ठीक है, तो आपके हाथ में भी बर्फ चिपक जाती होगी, कभी कभी आपने देखा होगा हाथ में रखे हैं कुछ समय के लिए तो चिपक जाती है। एक चीज और भी बता दें कि जैसे आप आग से जल जाते हैं उसी तरीके से बर्फ से भी लोग जलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है हिमांक, मतलब इस तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, मतलब फ्रीजिंग जो होता है वो इसी तरीके से कार्य करता है। और ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से कार्य करता है, जैसी जिसकी स्थिति होगी, जैसे जिसके व्यवहार होंगे उसी तरीके से, मतलब जिस तत्व के जैसे व्यवहार होंगे उसी पे क्या करता है हिमांक, क्या करता है कार्य करता है। ठीक, तो अब सबसे पहले इसको हम समझेंगे, पहले इसको लिख दे तो इसको हम समझाएं, तो लिखिए पहले, लिखिए इसमें कि जिस ताप पर किसी ठोस या द्रव की प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं। ठीक? क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि जिस ताप पर किसी ठोस या द्रव की प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे, हिमांक को समझने से पहले हमें कुछ ऐसी चीजों को समझना होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमें पता है कि जब चाहे वो ठोस अवस्था हो, ठीक है, जो बता ही दिया गया आपको, ठीक है, किसी ठोस या द्रव की प्रावस्था, कोई ठोस हो, ठीक है, उसको भी एक तरीके से, वो अब ठोस है तो वो भी एक तरीके से जमा, मतलब ठोस है तो खुद ही जमा है। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से अलग है, क्योंकि ठोस है तो उसके पार्टिकल आपस में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, तो वैसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक, और द्रव है, ठीक है, तो उसको आसानी से हम लोग उसके फ्रीजिंग पॉइंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको, मतलब एक तरीके से सॉलिड के रूप में बना सकते हैं। जैसे आपका लिक्विड है, वाटर है, अब उसको एक तरीके से आइस के क्यूब में बनाया जाएगा तो सॉलिड के रूप में हो जाएगा तुरंत, जैसे आप लोग बर्फ खाए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। अब यहाँ सबसे पहली चीज ये होती है
क्या होती है सबसे पहली चीज कि यहाँ बताया जाता है कि जिस ताप पर किसी ठोस या द्रव की, ठीक है, जिस ताप पर किसी ठोस या द्रव की अवस्था हो, जो अवस्था हो, ठीक है, वो एक तरीके से साम्य अवस्था पर हो। ये आपकी प्रावस्थाएं तो दी गई हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ साम्य अवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। साम्य अवस्था आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि साम्य अवस्था क्या होती है। पहले तो यही जानना जरूरी है, क्योंकि हिमांक जो साम्य अवस्था में होती है, तो अब साम्य अवस्था क्या होती है सबसे पहले चीज ये जानना जरूरी है, ठीक। तो अभी साम्य अवस्था आपने इंटर में जो पढ़ा होगा उसमें यही बताया था कि साम्य अवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो एक तरीके से उत्क्रमणीय नियम पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? उत्क्रमणीय नियम पर। अब उत्क्रमणीय नियम हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, उत्क्रमणीय नियम आपने हाई स्कूल के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा। हाँ, जिसे दोबारा फिर से किया गया से, जैसे इस तरीके के साइन हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें अगर एक तरीके से आप किसी चीज को ऐसा प्रयोग करें जो इसमें से इसमें भी ट्रांसफर हो जाए और फिर इस तरीके से इसमें भी वापस आ जाए, ठीक। तो इसी पर एक तरीके से क्या होती है, साम्य अवस्था कार्य करती है। तो यहाँ बताया जाता है कि जिस ताप पर किसी ठोस या द्रव की प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर हो। अब यहाँ वाष्प दाब भी बताया गया आपको, शुरू में ही हमने आपको वाष्प दाब के बारे में बताया था कि वाष्प दाब बराबर हो। तो वाष्प दाब क्या होता है, देखिए, हाँ, वाष्प दाब ऐसी व्यवस्था होती है जब कोई मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में रहे और वो बॉइलिंग एक तरीके से करने लगे, लेकिन कोई आवासशील पदार्थ डाल देने पे उसकी प्रावस्था में क्या होने लगती है, मतलब कि बॉइलिंग में कमी आने लगती है, ठीक। तो इस तरीके से वाष्प दाब क्या होता है, मतलब बताया जाता है इसके बारे में। तो अब यहाँ यही चीज बताई जाती है, लेकिन हाँ एक चीज ये है कि आवासशील पदार्थ डालने पर अगर उसकी उसमें ऊर्जा में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो फिर वाष्पन की क्रिया उसी तरीके से बढ़ने लगती है, यानी कि चलने लगती है, ठीक। लोग यहाँ यही बताया जा रहा है कि ऐसी प्रावस्था, मतलब इसी तरीके से कि जो वाष्प वाष्पशील के पदार्थ के रूप में लोग उसमें डालते हैं, ठीक है, तो अगर लगातार ये प्रक्रिया चलती रहे तो जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो सकती है या एकदम से कम हो सकती है। विलयन मतलब एक तरीके से क्या हो सकती है, कम हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है, ठीक। तो जब ये कम होने लगता है तो यही उसका हिमांक कहलाता है। तो जब ये धीरे धीरे प्रक्रिया कम होती जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, हिमांक होने लगेगा। और क्या बराबर, हाँ, तो ये जैसे वाष्प दाब, ये वो आवासशील एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जो आवासशील पदार्थ उसमें डाला जा रहा है, तो कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो अपने टेम्परेचर पर एक तरीके से फिर से मेंटेन हो जाए, जैसे जिस टेम्परेचर पे उठा था। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर था, ठीक है, उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक। और उसमें अगर हम गर्म तो कर रहे हैं, उसमें अगर हम बर्फ डाल दे तरीके से, ठीक, तो वो फिर से एक ऐसी स्थिति आएगी, नीचे से अगर गर्म भी कर रहे हैं, मतलब गर्म हो गया है, उसको हमने बंद कर दिया, फिर उसमें हमने बर्फ डालना शुरू कर दिया, ठीक, तो वो भी एक ऐसी स्थिति है कि 20 डिग्री टेम्परेचर को कभी ना कभी फिर लौट कर आएगा और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी, फिर वो माइनस में चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी, और कम ही होती चली जाएगी। जैसे जिसमें बर्फ अगर डालते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा और कम होता चला। तो इसी तरीके को यहाँ बताया जाता है कि तब हिमांक की व्यवस्था चालू हो जाती है, यानी कि जब टेम्परेचर में गिरावट आने लगती है तब फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर में गिरावट आएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपने देखा होगा जब आइस क्यूब में, वो आइस चेम्बर में, फ्रिज में आप रखते हैं वाटर को, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति, क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तो नीचे ही हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट में रखा है, तो उनसे वो एक तरीके से लड़ाई, एक तरीके से हम लोग की युद्ध होता है कि धीरे धीरे उनके बीच के जो गैप है उसी में आइस क्यूब क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए H2O दिया गया है, तो अब हाइड्रोजन किस स्ट्रक्चर पर कार्य कर रहा है, आइस क्यूब, मतलब तो उसमें फ्रिज में किस किस स्ट्रक्चर पर कार्य कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो जल है ये अपने तीन तरीके के स्ट्रक्चर को बनाता है। कोई भी चीज कहीं भी कोई स्ट्रक्चर बनाए तो कहीं ना कहीं उसमें गैप रह जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था शुरू में कि लोहे में जंग कैसे लगती है, लोहे में जंग लगने का सबसे बड़ा कारण यही तो रहता है कि कहीं ना कहीं गैप रह जाती है, तो जिसके कारण से नमी उसमें बैठने लगती है और धीरे धीरे अपना बहुत बड़ी व्यवस्था में अपने आप को निर्माण करता है और जंग लगने शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जब ये H2O बनता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे गैप रहते हैं जहां से वो क्या होने लगता है, जो रेफ्रिजरेटर में आइस रहते हैं हिमांक, ठीक है, जो उनके पार्टिकल रहते हैं उसमें बैठने लगते हैं और धीरे धीरे इसको बर्फ बनाने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से हिमांक में जो अवनमन होता है कार्य करता है।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।